हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक जिस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं विच इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। पीरियोडिक टेबल के आपने प्रीवियस कुछ वीडियो में देखा है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर कुछ वीडियो अपलोड किया है, जिससे चूंकि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये तीनों का सेटिंग है और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये तीनों टॉपिक मैक्सिमम पार्ट को हैंडल करते हैं। तो इसी सीरीज में हम लोग आ जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। किसी भी आइसोलेटेड का मतलब सिंगल मॉलिक्यूलर, आइसोलेटेड का मतलब हो गया सिंगल स्पीसीज, जैसे नॉट Cl2 Cl, नॉट H2 H, नॉट I2 I। किसी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से या वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके इन्फिनिटी में भेजनी है, और ये करने के लिए हमें जो एनर्जी सप्लाई करना होगा, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। कुछ और बातें, हमारा एटम का न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में मूव करता है इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में मूव कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, वेव के नेचर में ही है बट है इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो न्यूक्लियस के साथ हमारे इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड है, और जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंडेड है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें वहां से निकालना है, इजेक्ट करना है, बाहर करना है और इन्फिनिटी में उसे भेज देना है। तो ये करने में हमें कुछ अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आपके द्वारा दिया गया वह मिनिमम एनर्जी जिसका यूज करके हम उस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए वैलेंस सेल से, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक करके, तो हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एक बार अगर पूरा स्टेटमेंट में बोलूं तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट, द अमाउंट ऑफ energy required to eject an electron from the outermost cell of any isolated neutral gaseous atom to infinity is called ionization energy। चूंकि एक एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ी है, इसका कुछ यूनिट भी होगा, इट्स यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या तो किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में बात कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में बात कर सकते हैं, इसके यूनिट होते हैं। चूंकि हम एक एनर्जी दे रहे हैं, उसी टाइप से एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी एनर्जी थे, क्योंकि वहाँ भी जब इलेक्ट्रॉन को हम डाल रहे थे तो वहाँ कुछ एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो वहाँ भी एनर्जी निकल रही थी, यहाँ एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। तो एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी निकले, यूनिट हमारी सेम हो रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या तो किलो जूल पर मोल। तो हम लोग आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी, एक एटम जिसका न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन हमारी नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें ब्रेक करना है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें ब्रेक करना है और इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के इन्फिनिटी में भेज देनी है। तो ये करने में हमें जो एनर्जी देना पड़ेगा दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम टू इन्फिनिटी, और एक एटम के लिए इन्फिनिटी 2 मीटर, 3 मीटर, 100 मीटर से 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। हम लोग के लिए तो इन्फिनिटी चांद का डिस्टेंस, तारा का डिस्टेंस, को स्टार का डिस्टेंस, सन का डिस्टेंस, ये सब हो सकता है। बट एटम चूंकि बहुत स्मॉल होती है, नेग्लिजिबल साइज की होती है, तो उसके लिए छोटा दूरी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर भी इन्फिनिटी हो जाती है। तो the amount of energy required to remove an electron from valence shell of isolated neutral gaseous atom to infinity called ionization energy। हमें यहाँ एनर्जी देना होता है, सो ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, और यहाँ डेल्टा एच होता है हमारा पॉजिटिव। चूंकि एनर्जी मैं दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इन्फिनिटी में भेजना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट निकालना है, तो एनर्जी हमें देना पड़ेगा। सो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच होगी हमारी पॉजिटिव। यूनिट इज किलो जूल पर मोल या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एम नाम का कोई एलिमेंट है, यहाँ देखते हैं एम नाम का कोई एक एलिमेंट है, गैसियस स्टेट में है। यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, एम प्लस में आ गए, तो हमें कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। डेल्टा एच हमारा इंडो होगा, पॉजिटिव होगा, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे यहाँ पर देखें सोडियम गैसियस एटम में है, अब यहाँ से कुछ एनर्जी अगर मैं दूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, आ गया Na+, कैटायन हमारी बन गई, और डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, चाहे डाटा जो भी हो, डाटा x किलो जूल पर मोल, लेकिन जब भी होगा तो पॉजिटिव ही होगा। कुछ डाटा हो सकता है लेकिन जो भी होगा 100, 200, 500, 400, लेकिन जब भी होगा तो ये किलो जूल पर मोल में ही होगा और पॉजिटिव होगा। अब यहीं पर बात करते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, हमें जो एनर्जी देना पड़ेगा इट इज IE फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट।
बट एक निकालने के बाद अगर मैं वहीं से दूसरा निकालता हूं तो हमें कुछ ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा IE2, आई सेकंड निकालने के बाद। अगर हम वहीं से तीसरा निकालना जा रहे हैं तो हमें और ज़्यादा देना पड़ेगा IE थर्ड। तो IE फर्स्ट से IE2 हमेशा ज़्यादा होगा और IE2 से IE3 हमेशा ही ज़्यादा होगा। इट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ। सेम एटम के लिए, एक ही एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड का हमेशा ही ज़्यादा होगा। जैसे Na+ और Na, ये दोनों में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? अब चूंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो हमें देना पड़ेगा I फर्स्ट, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक ऑलरेडी निकला हुआ है, यानी कि I फर्स्ट इसको पहले ही मिला होगा। अब हमें निकालने के लिए हमको दूसरा देना होगा। तो एक ही एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड हमेशा फर्स्ट से ज़्यादा होता है, थर्ड हमेशा सेकंड से ज़्यादा होता है, इसकी हमें से ज़्यादा हो जाएगी। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में है कि IE फर्स्ट से I2 का वैल्यू, I2 से IE3 का वैल्यू हमेशा ही ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग निकालते हैं तो न्यूक्लियस और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। अब मान लीजिए प्रोटॉन है 10, इलेक्ट्रॉन भी है 10, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन चलिए नॉर्मल है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन मैंने एक निकाल दिया तो अब तो इलेक्ट्रॉन हो गए 9, प्रोटॉन है 10, यानी कि 10 प्रोटॉन अब 9 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ गई। और जो इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्सन हो रहा था, पहले रिपल्सन 10-10 के बीच में हो रही थी, अब रिपल्सन 9 के बीच में होगी। तो रिपल्सन घट गई, अट्रैक्शन बढ़ गई। एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हैं, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गई, जबकि प्रोटॉन तो 10 है। अब 10 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट लगा रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन में आपसी रिपल्सन हो रही है 8 की। तो रिपल्सन घटते जा रही है, अट्रैक्शन बढ़ते जा रही है, और अट्रैक्शन जितना बढ़ेगा, रिपल्सन जितना घटेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो ड्यू टू द रीजन I फर्स्ट से I सेकंड से I थर्ड हमेशा ही ज्यादा होगा। अब हम लोग बात करते हैं वो कौन सा फैक्टर है जिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। फैक्टर ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड, पहला साइज ऑफ एटम। एटम की साइज जितनी छोटी होगी, न्यूक्लियस उतने करीब होंगे, और न्यूक्लियस जितना करीब होगा, न्यूक्लियस का प्रभाव उतना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना टफ है। छोटा एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना, बड़ा एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना, यहाँ पे न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ है, यहाँ से निकालना थोड़ा ईजी होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। साइज जितना छोटा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा। साइज जितना छोटा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा। नेक्स्ट, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट का मतलब है न्यूक्लियस का फैक्ट। न्यूक्लियस में प्रोटॉन का संख्या, अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 प्रोटॉन है और यहाँ पर हमारा 4 प्रोटॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो 2 प्रोटॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को पकड़ना और 4 प्रोटॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को पकड़ना, यहाँ पे न्यूक्लियस का फैक्ट ज़्यादा है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। यहाँ पर मैं R से बात कर सकता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो अट्रैक्शन होता एक्सप्रेशन है, F = K Q1 Q2/R²। R जितना कम, फोर्स उतना ज़्यादा। ये फर्स्ट फैक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन, R जितना कम, फोर्स उतना ज़्यादा। तो R यहाँ पर बहुत कम है छोटे एटम में, और R कम तो फोर्स ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। जेड इफेक्ट, न्यूक्लियस का इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का संख्या जितना ज़्यादा होगा, चार्ज जितनी ज़्यादा होगी, तो चार्ज ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। यानी कि ज़्यादा चार्ज वाले से, ज़्यादा इफेक्ट वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एंड नेक्स्ट एक और फैक्टर है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है, हम निकाल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी देके, बट अगर कोई एलिमेंट स्टेबल कन्फिग्रेशन को अचीव कर गया है, जैसे S2 फुलफिल्ड, P3 कंप्लीट हाफ फिल्ड, P6 कंप्लीट फुलफिल्ड, D5 S2 कंप्लीट फुलफिल्ड, P3 हाफ फिल्ड, P6 फुलफिल्ड, D5 हाफ फिल्ड, D10 फुलफिल्ड, F7 हाफ फिल्ड, F14 फुलफिल्ड। अगर कोई एलिमेंट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सडनली बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज दे अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक फैक्टर और है जिसको हम लोग बोलते हैं सबसेल इफेक्ट या तो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, कि F के साइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, छोटे एरिया में कंडेंस होते हैं। P थोड़े एक्सपेंड करते हैं डंबल के कारण, D और एक्सपेंड करते हैं डबल डंबल के कारण, F तो और ज़्यादा कम्प्लेक्स खुला हुआ होता है। तो जो जितना कम्प्लेक्सड होगा, जो जितना छोटा होगा, उसे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होगा। तो S P D F में अगर हम बात करें तो S से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा टफ है P D F के कंपेयर में, यानी कि S से निकालना ज़्यादा टफ, P से निकालना थोड़ा ईजी, D से निकालना और ईजी, F से निकालना और ईजी। अगर एक ही सेल का S P D F हो तो S से निकालना वेरी ईजी है। फिर से सुनिए, एक ही सेल का अगर S P D F है तो S से निकालना वेरी इजी, क्योंकि S के साइज S से निकालना सबसे टफ। एक ही सेल का S P D F है तो S से निकालना सबसे टफ होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है। फिर P, फिर D, फिर F,
क्योंकि जैसे जैसे हम लोग जाते रहते हैं ये फैलता है, एक्सपेंड होते इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता जाएगा। तो हम लोग देखें वो कौन सा फैक्टर है जिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा डिपेंड करता है। पहला फैक्टर था हमारा साइज ऑफ एटम, एटम छोटी होगी, डिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। दूसरा, जेड इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना टफ होगा। तीसरा था स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और चौथा था आपका सबसेल इफेक्ट। अब देखते हैं पीरियड में इसकी वेरिएशन कैसे होती है। पीरियडिक टेबल में वेरिएशन, तो लेफ्ट से राइट जाने पर हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट से अगर हम राइट मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटी होती है, साइज छोटी होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, और प्रोटॉन भी बढ़ता है, जेड इफेक्ट भी बढ़ता है। तो लेफ्ट से राइट दोनों फैक्टर आपका सपोर्ट करता है, साइज का भी छोटा होना, जेड इफेक्ट का भी बढ़ना। तो अगर ये दोनों हमारी छोटी, साइज छोटा हो रही है, जेड इफेक्ट अगर हमारी बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ना चाहिए। तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ता है, क्योंकि दोनों फैक्टर भी इसी पे काम करते हैं। ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर अलॉन्ग द ग्रुप साइज बढ़ेगा, जेड इफेक्ट हमारी घटेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी घट जाएगी। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो पीरियोडिक टेबल का जो सबसे कॉर्नर में एलिमेंट है वो साइड में सबसे इधर हीलियम, क्योंकि इधर से इधर बढ़ा ऊपर से नीचे घटा, इधर से इधर बढ़ा ऊपर से नीचे घटा, तो हीलियम जो एलिमेंट है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है। इसको याद रख सकते हैं, हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। और सीजियम जो सबसे नीचे है, इस कॉर्नर में सबसे नीचे सीजियम, ऐसे होना चाहिए था फ्रेंसियम को, बट फ्रेंसियम इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट, तो सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होती है। तो कुछ जी के टाइप का सवाल है, किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा, क्लोरीन की। किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन की। किस एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो हीलियम की। चलिए अब कुछ पीरियड में हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारा पीरियड नंबर 1 हाइड्रोजन से हीलियम। तो हाइड्रोजन से हीलियम में जाने पर एक तो साइज वैसे भी छोटा हुआ, हीलियम स्टेबल कन्फिग्रेशन में है, नोबल गैस है, इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ से टफ होगा, तो हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। जबकि ग्रुप पीरियड 2 में अगर हम लोग आते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सेकंड पीरियड में तो लेफ्ट से राइट जाने पर साइज का छोटा होना, जेड इफेक्ट का बढ़ना, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए था। हाँ होता भी लगभग यही ऑर्डर, बट बेरिलियम और बोरोन में बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज़्यादा होता है। और नाइट्रोजन की यहाँ अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, माने ये दोनों एलिमेंट फ्लिप कर गया है यहाँ पर। रीजन क्या है, बेरिलियम का कन्फिग्रेशन पे माइंड करें, बेरिलियम का कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2, अब बोरोन का देखें तो 1s2 2s2 2p1, तो यहाँ S से इलेक्ट्रॉन निकालना है जो कि स्टेबल कन्फिग्रेशन में है, और बेरिलियम 2s2 स्टेबल कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, जबकि ये इजीली देना चाहेगा बोरोन, क्योंकि इसके p में 1 है, तो बेरिलियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज़्यादा है। और यहाँ नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन है p3 2p3, और कार्बन का है, ऑक्सीजन का है 2p4, p3 कंप्लीट हाफ फील्ड, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, कंप्लीट हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। जबकि 2p4 में ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करके कंप्लीट हाफ फील्ड में स्टेबिलिटी चाहेगा। सेम ऑर्डर हमारा सेकंड पीरियड में भी होती है, मैग्नीशियम की अल्मोनियम से ज़्यादा और फास्फोरस की सल्फर से ज़्यादा। रीजन साफ यही होगा, S का फुल फील्ड होना और यहाँ P का कंप्लीट हाफ फील्ड होना। P में 3p3 से भरी होगी, वो कंप्लीट अगर हाफ फील्ड होगी तो स्टेबल है, कंप्लीट फुल फील्ड होगी तो स्टेबल है। अब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आके देखें तो ग्रुप में तो ऊपर से नीचे हम लोग जानते हैं कि साइज बढ़ती है, जेड इफेक्ट हमारी घटती है, आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी घटनी चाहिए। तो ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ग्रुप में ऐसा ही होता है कि ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। बट एक ग्रुप है जो कि पीरियोडिक टेबल में आपको बहुत छेड़ता है साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी को लेके, दैट इज ग्रुप नंबर 13, बोरोन फैमिली, P1 ग्रुप, बोरोन, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। देखिए हर एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ा है सेल बढ़ने के कारण, बट यही एक ग्रुप है जिसमें साइज में वेरिएशन हो गई। बोरोन से बड़ा अल्मोनियम है, बट अल्मोनियम से छोटा गैलियम है, इससे बड़ा इंडियम है, बट इससे छोटा थेलियम है। तो चूंकि साइज में जब प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर सिल्डिंग इफेक्ट हमारी लग जाती है, पुअर सिल्डिंग इफेक्ट हमारी लगती है, यहाँ पर d ऑर्बिटल की सिल्डिंग होती है, यहाँ पर f ऑर्बिटल की सिल्डिंग होती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट आप सुने होंगे कि इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के प्रभाव से शील्ड करता है। इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के प्रभाव से शील्ड करता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट या तो स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट डी का है, यहाँ पुअर शील्डिंग इफेक्ट एफ का है। तो इस कारण से आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर वो नहीं रहा जो कि सारे ग्रुप में ऊपर से नीचे घटता है। बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद अल्मोनियम की नहीं, उसके बाद थेलियम की है, ड्यू टू देयर कंपैक्ट साइज, बहुत छोटी सी साइज हो जाती है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। उसके बाद गैलियम आई,
तब आ गई आपकी एल्युमिनियम, तब चली गई इंडियम। तो ये ग्रुप है जिसमें बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसको नोट्स पे डाल लीजिए। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में आयोनाइज एनर्जी पहले बोरोन की होगी, फिर आपकी थैलियम की होगी, तब गैलियम की होगी, तब एल्युमिनियम और तब इंडियम। एक ऐसा ही ग्रुप आपको ग्रुप 14 में दिखेगा। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, पीबी, ऊपर से नीचे एनर्जी आपका घटा था, लेकिन सिर्फ पीबी टीन में थोड़ी सी इफेक्ट पड़ गई, टीन सबसे कम हो गई, पीबी इसके ऊपर आ गई, जबकि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एज यूजुअल सेम रहा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों की IE1 और IE2 के साथ क्या रीजन है? नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन अगर करके देखें तो 2p3 है, इसका 2p4 है, तो ये चूंकि हाफ फील्ड में है तो IE फर्स्ट इसका और IE फर्स्ट इसका, इसमें इसका ज़्यादा होगा। चूंकि इसको P3 से निकालना है, इसको P4 से निकालना है, कंप्लीट हाफ फील्ड से निकालने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो IE फर्स्ट इसका ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि 2p4 में है। बट एक निकालने के बाद अब E चला गया P3 में, अब ये चला गया P3 में, साइज भी छोटी है और छोटी हो गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज़्यादा है, तो यहाँ देखा जाए तो IE2 इसका ज़्यादा होगा, IE2 इसका कम होगा। सेम काम हम क्रोमियम और मैग्नीज में भी जाकर देख सकते हैं। क्रोमियम का कन्फिग्रेशन में आपको मिलेगा, आर्गन को बंद कर देते हैं 4s2 3d4, और यहाँ आर्गन को बंद कर देते हैं 4s2 3d5। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें कि ये कंप्लीट हाफ फील्ड है, ये कंप्लीट हाफ फील्ड है, ये कंप्लीट हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड पूरी तरह से नहीं है, तो Mn की आयोनाइज एनर्जी फर्स्ट क्रोमियम से ज़्यादा होगी, जबकि सेकंड में इसकी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये देखते हैं Na+ और N की आयोनाइज एनर्जी में क्या डिफर होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले बताऊँ कि एक ही एलिमेंट के लिए IE फर्स्ट, IE2, ये दोनों में कंपेयर करें तो एक ही एलिमेंट का I2 हमेशा E1 से ज़्यादा होगा, एक ही एलिमेंट में। चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकला है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर निकला हुआ है तो यहाँ हमको निकालने के लिए हमको दूसरा आयोनाइज एनर्जी देना पड़ेगा, यहाँ से हमको पहला आयोनाइज एनर्जी देना पड़ेगा, तो एक ही एलिमेंट का सेकंड आयोनाइज एनर्जी फर्स्ट आयोनाइज एनर्जी से हमेशा ही ज़्यादा होगा। अब कुछ वेरिएशन, अगर आयोनाइज एनर्जी हमारा घटेगा, आयोनाइज एनर्जी अगर हमारी घटेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगी। अब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगी तो बेसिक ऑक्साइड्स हमारे बढ़ जाएंगे, जो हमारा ऑक्साइड्स में बेसिक नेचर होगा वो बढ़ेगा। और अगर आयोनाइज एनर्जी बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा और एसिडिक ऑक्साइड का कैरेक्टर बढ़ जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, K2O, Na2O, Li2O, इसमें से ज़्यादा बेसिक कौन होंगे? तो बेसिक ऑक्साइड्स वही होंगे जो मेटालिक होंगे, तो सबसे ज़्यादा बेसिक, उससे कम, उससे कम, मतलब सबसे ज़्यादा आयनिक, सबसे ज़्यादा आयोनाइज एनर्जी कम होगी पोटेशियम की। चूंकि ऑक्सीजन और सेम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइज एनर्जी घटेगा, और आयोनाइज एनर्जी अगर घटेगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटालिक करेगा तो बेसिक ऑक्साइड्स बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक, थोड़ा कम और कम। एसिडिक कौन होंगे? तो जो जितने ज़्यादा नॉन मेटालिक होंगे, जो जितने ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होंगे उतने ज़्यादा एसिडिक होंगे। तो ऑक्सीजन अगर कॉमन है तो नाइट्रोजन, कार्बन और बोरोन, इसकी एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉन मेटल नाइट्रोजन है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद बोरोन है। तो ये था कुछ शॉर्ट डिस्कशन ऑन आयोनाइज एनर्जी। अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखें तो आयोनाइज एनर्जी का काम आप कर सकते हैं। आप आयोनाइज एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेफिनिटी तीनों के वीडियो को 1-2 बार देख के इससे नोट्स बना लें। पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम कंसेप्ट इसी के यूज होते हैं। थैंक यू। और इनऑर्गेनिक में भी आप इसका यूज कर सकते हैं।